तो आइए एक बार फिर से स्वागत है सभी बच्चों का इस चैनल में। और आज जो है आपको अनसॉल्व्ड पेपर की वोकैब्स, ग्रामर जो भी है वो आपको सेक्शन सी से रिलेटेड मिलेगा और बहुत बढ़िया कंपोजिशन है और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा बताने से अच्छा है कि सीधे क्लास स्टार्ट की जाए। तो सभी लोग ज़रा ध्यान से पढ़ें और दूसरी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अगर इतने आपको करने आते हैं या इस तरह से आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। फिलहाल चलते हैं। तो द बेस्ट गोइंग, द फास्टेस्ट ग्रोइंग, सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय SB सर। सेक्शन सी, टोटल क्वेश्चंस आपको सेक्शन सी से ही मिलेंगे। हालांकि इतने क्वेश्चंस जितने इसमें मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सब इतने नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, लेकिन चूंकि फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट किए मैंने। तो देखो, द एंटोनिम ऑफ मौन लिखा हुआ है। मौन का एंटोनिम, एंटोनिम और सिनोनिम में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जिस समय आप इसको सेलेक्ट करो तो माइंड में वर्ड जो देख रहे हो आप ऑप्शन, उनमें आपको ये चीज़ बराबर चलनी चाहिए कि हमें इसका विलोम लेना है, हमें इसका पर्यायवाची लेना है, ये ज़रूर होना चाहिए। तो कभी कभी लेना एंटोनिम होता है और सिलेक्ट सिनोनिम हो जाता है। तो ये जो मौन दिया हुआ है, ठीक है, ये मौन और ये मौन में फ़र्क है। ये आपका विलाप करना होता है, मौन माने रोना होता है, विलाप करना होता है, शोक व्यक्त करना होता है। ये मौन सुबह होता है, ये ई को गूंजना होता है, ये टीज सताना चिढ़ाना होता है, रिजॉइस माने आनंद मनाना होता है। तो ये होगा विलाप करना और ये होगा आनंद मनाना। ऑप्शन नंबर आपको सिलेक्ट किया जाएगा बी। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो आपका बी नंबर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही टेक्निकल है। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। इसमें देखना है कि एरर कौन सा है, विच वर्ड इज द एरर इन दिस सेंटेंस। तो अब देखिए, अगर ए सिलेक्ट करते हैं तो डॉग रह जाएगा, और अगर डॉग सेलेक्ट करते हैं, डॉग्स कर देते हैं तो ए रह जाएगा। इसलिए आपको बाइट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा डी। सेल्डम से कोई मतलब नहीं है। वैसे भले ही इसका एक प्रोवर्बियल सेंटेंस होता है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, होता है और हो भी सकता है, लेकिन यहाँ ग्रामर के पर्पस से ये सेंटेंस दिया गया है। वो तो बना करके कुछ चेंज करके ही रख देगा। आपकी ग्रामर चेक करनी है, प्रोवर्ब नहीं चेक करनी है, इसलिए वो ऐसा सेंटेंस रखेगा। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जब केवल बार्किंग डॉग्स लिखा जाता है तो वो भी पूरी डॉग की स्पीसीज को रिलेट करता है, और अ बार्किंग डॉग लिखा जाता है तो भी वो पूरे डॉग्स के लिए हो जाता है। तो सेंटेंस में वो ऐसी कोई कमी नहीं है, ग्रामेटिकल एरर है वो आपको ढूंढनी है। तो ए भी रहेगा, डॉग भी रहेगा, पर बाइट जो है ये शब्द गलत है, यहाँ बाइट्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन बी सही नहीं है, ए सही नहीं है, सी सही नहीं है, आपका डी सही है। द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स, सेट ऑफ, टू लीव ए प्लेस गलत, टू हेट अ प्लेस ये भी गलत है, टू बी फोर्स्ड टू गो ये भी गलत है, टू स्टार्ट टू गो, स्टार्ट कोई मतलब यात्रा प्रारंभ करना या चलना प्रारंभ कर देना, तो वो होता है सेट ऑफ। तो इसलिए यहाँ पर सेट ऑफ, ये कभी सेट आउट शायद पढ़ा हो, वो भी होता है। तो टू लीव अ प्लेस जगह छोड़ना, टू हेट अ प्लेस किसी स्थान से घृणा करना, टू बी फोर्स्ड टू गो अर्थात जाने के लिए बाध्य होना, ये तीनों सही नहीं है, आपका ऑप्शन सी सही है। एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस में स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ता है। सिनोनिम लेना है बेन का, बेन माने अभिशाप होता है या श्राप कह सकते हो। तो सिनोनिम लेना है, तो बेन का बून, ये तो उल्टा हो गया, बून माने वरदान होता है, ब्लेसिंग माने भी वरदान या आशीर्वाद होता है, रिवार्ड माने पुरस्कार होता है, ऑप्शन सी सही है, कर्स माने अभिशाप होता है। इसके बाद
एंटोनिम ऑफ एबिलिटी, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और बड़ा मतलब स्टूडेंट को ट्रैप करने वाला है। एबिलिटी से अनएबिलिटी, इनएबिलिटी, डिसेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी। देखो ये चारों विलोम सही लिखे हुए हैं। मीन्स टू से दीज 4 वर्ड्स हैव सम सेंस, मतलब सबका कोई ना कोई अर्थ है, कोई बेवजह नहीं लिखा है। लेकिन एबिलिटी का कौन सा होगा ये देखना पड़ेगा। ये एबिलिटी माने यहाँ पर योग्यता का अर्थ है, ठीक है। अब जो अर्थ अयोग्यता का अर्थ रखता होगा वही सही है। अनएबिलिटी असमर्थता, डिसेबिलिटी ये भी असमर्थता, लेकिन इसको अपंगता भी कहते हैं। जो डिसेबल्ड होते हैं, अपंग होते हैं, ये फिजिकल वो है असमर्थता। और ये मतलब जो एनर्जी से रिलेटेड या जैसे अनेबल टू डू समथिंग, यानी कोई भी काम करने के लिए असमर्थ होता है तो वो होता है। इसमें फिजिकल डिसऑर्डर है। और ये इनकैपेबिलिटी, ये भी अक्षमता या असमर्थता। ये जहाँ तक अनेबिलिटी और इनकैपेबिलिटी ये दोनों एक समान रहते हैं। डिसेबिलिटी आपका अलग है, ये इनएबिलिटी सही है। तो यहाँ पर आपका सिनोनिम वो एंटोनिम एबिलिटी का इनएबिलिटी, बी ऑप्शन सही है, करेक्ट है। A state where all religions are respected and practiced is called। देखिए ये वो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो जो किसी न किसी सेट में 2024 या 23 या 22 में जो पूछे गए हैं। और जैसे कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये रिपीट हो सकते हैं इस वर्ष किसी न किसी सेट में, पक्की बात है। A state where all religions आर रेस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड। एक ऐसा राज्य या देश भी हो सकता है जहाँ सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है और उनका पालन किया जाता है। मतलब सभी धर्मों के प्रति समानता का अधिकार हो, उसको सेक्युलर कहते हैं। ये वन वर्ड है। अनडेमोक्रेटिक ये अप्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, जिसमें फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल होता है, प्रजातंत्र के लिए कहते हैं। थियोक्रेसी जो लिखा हुआ है ये धर्मतंत्र होता है। लेकिन ये अलग चीज़ है धर्मतंत्र, और ये अलग चीज़ है। धर्मतंत्र हो वो अलग है, लेकिन यहाँ सभी धर्मों को मानना है ये अलग है। इसलिए आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये सभी तीनों सही नहीं है। इसके बाद 7 नंबर, द फ्रेज फॉल फ्लैट मीन्स। वैसे इसकी हिंदी होती है कोई प्रभाव न डालना। ये बहुत ही बेसिक है, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो टू सक्सीड इन वंस एफर्ट, अपने प्रयासों में सफल हो जाना, सही नहीं है। टू गेट व्हाट वन वांट्स, वो चीज़ प्राप्त कर लेना जो एक कोई चाहता हो, ये भी सही नहीं है। टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स, जो कोई व्यक्ति प्रभाव डालना चाहता है और वो प्रभाव डालने में असफल होता है, तो उसी का मतलब होता है कोई प्रभाव न डाल पाना। ऑप्शन सी सही है। टू फेल टू क्लाइंब अप, कहीं ऊपर ऊंचाई में चढ़ने में असफल होना, ये सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। द सिनोनिम ऑफ इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस माने होता है प्रसिद्ध, तो फेल्योर असफलता सही नहीं है। इंड्योरिंग माने होता है सहनशील करने लायक, ये मतलब टोलरेबल कहा जाता है इसको, जो कि उससे कोई रिलेट नहीं करता। और रिनाउंड माने होता है फेमस यानी प्रसिद्ध, तो ये बी नंबर आपका सिनोनिम सेट है। लेकिन यहाँ लिखा है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड यानी फेल्योर और एंड्योरिंग, चूँकि कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है एग्जामिनर, तो यहाँ पर आपको जो आता होगा तो कंफ्यूज होने का कोई प्रश्न बनता नहीं। आपका बी नंबर सही है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उलझाऊ होता है, इसमें बहुत बच्चे गलत करते हैं। ये कह रहा है नीचे लिखे वाक्य में कौन सा सही है या फिर कौन से सही हैं। जब ये इज आर वाला मैटर हो जाता है तो एक बार क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब बच्चे को ये भी लग सकता है कि 2 सही हैं, ये भी लग सकता है कि 1 सही है, तो उसमें दिया रहता है कि केवल ए सही है, केवल बी सही है, फिर लिखा होगा केवल बी और सी सही है, केवल फिर ए और डी सही है। तो जब इस तरह के ऑप्शन देता है
तो फिर बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हालांकि यहाँ पर मैंने उस तरह के ऑप्शन तो नहीं दिए हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चंस को जरूर देख लेते हैं। आई नो द बॉय, ज़्यादा हो गया लगता है ये। एक मिनट। आई नो द बॉय whom यू टीच लिखा हुआ है। तो देखो, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे तुम पढ़ाते हो। ये ग्रामर इसका भी सही है, सेंटेंस सारे वर्ड्स अपनी जगह पर हैं, अर्थ भी सही है, तो इस पर टिक कर देते हैं। शायद ये सही हो, एक और सही हो, ऐसा भी हो सकता है। आई बॉट अ बुक बट विच आई डिड नॉट लाइक, मैंने एक पुस्तक खरीदी लेकिन जिसे मैं पसंद नहीं करता था। खैर यहाँ पर वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स कम कंपाउंड हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड मिक्स कर रहा है, जिसका ग्रामेटिकल बेस सही नहीं है, अतः आपका ये गलत है। ईच ऑफ देम गॉट देयर पे, मतलब प्रत्येक को उनका वेतन मिल गया। देम तो लिख रहा है, लेकिन जब ईच लगता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन आता है, तो जो ये देयर लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, यहाँ पर हिज होना चाहिए। ईच ऑफ देम गॉट हिज पे, तो ये तीसरा भी गलत हो गया। मच बुक्स शुड नॉट बी रेड, अधिक पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहिए, तो अधिक का तो ठीक है, मच माने अधिक होता है, पर बुक्स काउंटेबल है, अतः काउंटेबल के साथ मैनी आता है, मच नहीं आता है, अतः हमारा एक ही सेंटेंस सही बचता है, ओनली ए। तो ये सभी आपको अनसॉल्व पेपर में मिल जाएंगे, पिछले सेट्स में मिल जाएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा पढ़ने में और कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा। द एंटोनिम ऑफ एक्सपीडाइट, ये सब आए हैं पिछले साल, और इनको करने से आपको आगे की ग्राउंड मजबूत हो जाएगी, आगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक्सपीडाइट माने होता है जल्दी करना, तो बिगिन माने शुरू करना, वो तो ठीक है, शुरू किया लगेगी, जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं है। स्टार्ट माने भी प्रारंभ करना, शुरू करना। फ्लो माने प्रवाह होता है, बहना भी होता है। डिले माने देरी करना, तो एक्सपीडाइट माने जल्दी करना और डिले माने देर करना, तो आपका एंटोनिम डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है, एक मिनट देख लेते हैं कोई स्किप तो नहीं कर रहा, रुकना भाई। सही है, 10 के बाद 11 ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट, कौन सा वाक्य सही है, कौन से वाक्य सही है। फिर यहाँ पर उसी तरह से ये, इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। ये आपको पिछले एग्ज़ाम से लगातार ये देना उसने शुरू किया है, और इस वर्ष के जितने भी सेट बने थे, मुझे लगता है सभी में लगभग इस तरह का क्वेश्चन उसने पुटअप किया था, और ये बहुत ही कम्पिटिटिव है, ये समझ लीजिए। इसमें अगर आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट और आराम से आप उसको देखते नहीं हो, सब कुछ ग्रामर का नॉलेज ठीक ठाक होगा, तो आप ज़रूर पकड़ पाओगे बात को। ये जो लिखा यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ये सही है। क्यों? क्योंकि 2 3 1, जो 2 3 1 प्रोनाउन का ऑर्डर होता है, तो प्रोनाउन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और ये तीनों मित्र हैं अच्छे, तो आर जो वर्ब है वो भी सही है, और गुड फ्रेंड्स इधर भी सही है, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, इसलिए ए आपका सेंटेंस सही है। अब चलते हैं बी नंबर पे। एक्सेप्ट ही ऑल वर प्रेजेंट, कहना ये चाहता कि उसके सिवा सभी उपस्थित थे। एक्सेप्ट प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है, जब वैसे कंजंक्शन भी लेता है जब एक्सेप्ट दैट होता है, लेकिन जब दैट नहीं होता तो ये प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है, सिवाय इसका अर्थ होता है, और इसके बाद हमेशा आपका प्रोनाउन आता है, वो आता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो एक्सेप्ट हिम ऑल वर प्रेजेंट ऐसा होना चाहिए था, उसके सिवा, जो कि सब्जेक्ट नहीं लेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑल अपने आप में खुद सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है, तो इस तरह से वो मैच नहीं करता है। एक्सेप्ट हिम होना चाहिए, क्योंकि वर्ब तो एक ही लगे ना, वर्ब लगेगी तो सब्जेक्ट भी, एक वर्ब है तो एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट दो है वर्ब एक है, सो ये मिसमैच कर रहा है, तो ये भी गलत है। सी नंबर देखते हैं। आई यानी मैं, हु इज़ योर टीचर जो तुम्हारा अध्यापक है, विल टीच यू, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपका कोई भी एंटीसीडेंट इस तरह से आता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हु के बाद यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब लगती है। आई के साथ आपका एम मैच करता है,
यहाँ एम हो जाता तो वाक्य सही हो जाता, लेकिन इज लगा है जो आई के साथ कभी फेवर नहीं करता, इसलिए आपका सी नंबर भी रॉन्ग है। डी देख लेते हैं, वाटर्स आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स। जल मानव जाति के लिए आवश्यक है। हालांकि वाटर एक मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल भी है, अतः वाटर्स नहीं होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और आर भी किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका डी भी रॉन्ग है। तो बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं होता, लेकिन चूंकि ऑप्शन में 4 सेंटेंस होते हैं इसलिए कन्फ्यूज़न होना स्वाभाविक है। आपका ओनली ए इज करेक्ट, ये आपका सही है। चलते हैं 12th नंबर की तरफ। द एंटोनिम ऑफ राइगोरस। राइगोरस माने होता है सख्त, सख्त होता है, या फिर कठोर होता है, या फिर आपका कह सकते हैं कि रेगुलर भी होता है, जैसे कोई चीज़ बराबर किसी चीज़ पर अड़ी रहे, डिगे ना, वह राइगोरस होता है। राइगोरस का मतलब सख्त, आप समझ लीजिए, ठीक है ना, जिसको जिद्दी भी कह सकते हो, टफ। खैर फास्ट है तो ये सिनोनिम हो सकता है। सैक्रेड माने पवित्र है, जिसका कोई उससे तालमेल नहीं है। प्लेजर माने खुशी या प्रसन्नता है, ये बिल्कुल हटकर है। और सिंपल माने साधारण होता है। तो ये अगर सख्त है, हार्ड है, कठोर है, तो सिंपल आपका सही है। और इसकी जगह पर आपका इजी भी हो सकता है, चूंकि राइगोरस माने कठिन होता है, तो सिंपल की जगह इजी होता तो वो सही हो जाता है। लीनियंट माने उदार होता है, अगर सिंपल की जगह लीनियंट होता तो वो भी सही हो जाता। पोलाइट होता तो वो भी सही हो जाता। फिलहाल तो यहाँ पर अभी डी सिंपल लिखा है, इसलिए डी आपका सही है। इसके बाद है द फ्रेज सेट इन मीन्स। सेट इन मीन्स होता है स्टार्ट, यानी प्रारंभ करना, जैसे द विंटर सीजन सेट इन या हैज सेट इन, यानी शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। तो टू स्टॉप रोकना, ये सही नहीं है। टू प्रोड्यूस उत्पन्न करना, टू मूव चलना या हिलना, टू बिगिन यानी शुरू होना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए 14 नंबर, द सिनोनिम ऑफ डिमिनिश। डिमिनिश माने कम करना होता है। सिनोनिम चाहिए आपको। डिफीट माने हराना या हार, नाउन के हिसाब से हार और वर्ब के हिसाब से हराना, ये नाउन और वर्ब दोनों है, इसलिए इसका कोई इससे कॉन्टेक्ट नहीं है। इंडीवर माने होता है प्रयास करना या प्रयास, ये भी नाउन वर्ब दोनों है, तो ये भी सही नहीं है। अब कहता है डी बोथ सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड तो हो सकता है लेकिन थर्ड नहीं होगा। जब थर्ड नहीं होगा तो दोनों हो नहीं सकते, इसलिए डी भी गलत है। ड्विंडल माने कम करना होता है। ड्विंडल माने कम करना, याद रखिए ये मीनिंग आपको थोड़ा नई जरूर लगेंगी, लेकिन है बहुत पूछी जाने वाली, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। सभी प्रकार के एग्जाम में ड्विंडल पूछा जाता है, डिमिनिश भी पूछा जाता है। तो डिमिनिश का सिनोनिम ड्विंडल। 15 नंबर है द फ्रेज रन डाउन मीन्स। रन डाउन मीन्स पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन। और रनिंग यहाँ लिखा रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाना, दौड़ना। नहीं, इतनी इजी मीनिंग नहीं हो सकती, इजी कंसेप्ट नहीं होगा, चूंकि ये फ्रेज है और इनमें इडियोमैटिक सेंस होते हैं, तो ये तो फिलहाल नहीं होगा। और रन डाउन में वैसे भी जब फ्रेजल वर्ब होती है तो सेंस बदल जाता है। रनिंग फ्रॉम ए हिल टॉप टू द फुट ऑफ ए हिल, यानी ऊंची पहाड़ी से नीची पहाड़ी की ओर दौड़ना, तो ये भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। टू बी अनएबल टू रन, दौड़ने में असमर्थ होना, ये भी नहीं है। एक्चुअली इसका सेंस है टू बी इन पुअर हेल्थ, जब कोई बहुत कमज़ोर स्वास्थ्य में हो जाता है या उसका स्वास्थ्य खराब चल रहा होता है तो उसको रन डाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी, ये सही है। नाउ 16 नंबर, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। ये वाला क्वेश्चन बहुत टीज करता है, सभी बच्चों को करता है, और इसमें जैसा पूछा गया एग्जाम में, ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली जो कहीं जाके किसी देश में सेट हो जाता है, सेटल हो जाता है, वो इमिग्रेंट होता है, ये वाला। और जो कहीं आकर के सेटल हो जाता है वो इमिग्रेंट होता है। अब इसमें आना और जाना तो नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा है फॉरेनर। तो फॉरेनर का मतलब क्या होगा, एक विदेशी। तो विदेशी जो होगा जो अपने देश का नहीं होगा, तो वो फॉरेनर
अब चूंकि वो विदेशी ही माना जाएगा और विदेशी माना जाएगा तो वो हमारे देश में ही आ रहा है, तभी हम विदेशी मानेंगे। तो इसलिए आकर के देश में किसी में रुक जाता है, इसलिए आपको ऑप्शन ए सेलेक्ट करना। देखिए ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको आभास नहीं होने देता है कि आपको किस एंगल से सोचना है। तो फॉरेनर पर बहुत ध्यान देना है। कभी कभी फॉरेनर नहीं लिखा होता, अ पर्सन लिखा होता है। जब अ पर्सन लिखा होता है तो हु गोज़ टू अनदर कंट्री एंड सेटल्स देयर, एक व्यक्ति जो दूसरे देश में जाता है और सेटल हो जाता है। फिर कभी लिखा होता है ए पर्सन हु कम्स टू अनदर कंट्री एंड सेटल्स देयर, तो आता है और सेटल हो जाता है। तो जब आता है सेटल हो जाता है तो आपका इमिग्रेंट होगा, लेकिन जाता है और वो आता है और सेटल हो जाता है तो ये ए नंबर होगा, और जाता है सेटल हो जाता है तो इमिग्रेंट होगा बी नंबर। लेकिन यहाँ ऐसा लिखा नहीं है, तो यहाँ पर पर्सन भी तो नहीं लिखा है ना, यहाँ पर आपका फॉरेनर लिखा है। फॉरेनर है जो हमारे देश के लिए विदेशी होगा, विदेशी वही होगा जो दूसरे देश से आएगा, इसलिए आने का सेंस आपका फॉरेनर में छिपा हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका ए है। ये अनसॉल्व्ड में दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए, और ये किसी सेट में पूछा गया है। तो यहाँ एलियन माने विदेशी हो गया, तो वो तो विदेशी से मतलब नहीं है चूंकि सेटल वाली बात है। विजिटर माने आगंतुक हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और बी नंबर भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन होगा ए नंबर। कोई शक हो तो जरूर बताइए। टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस माने साजो सामान होता है, और पूरे सजावट के साथ मरने को मतलब होता है ऑन ड्यूटी मर जाना। टू डाई वाइल इन सर्विस, करते नहीं कर्तव्य करते हुए मर जाना, ये आपका सी नंबर सही है। प्रीमेडिएटेड मर्डर का मतलब पहले से निर्धारित मर्डर। डाइंग यंग इन एक्सीडेंट मतलब युवावस्था में दुर्घटना मर जाना। टू बी टेकन बाय सरप्राइज आश्चर्यचकित होना। ये आपके तीनों ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू डाई वाइल इन सर्विस, सर्विस में जब वो नौकरी में था, ऑन ड्यूटी था, तब मर गया, उसी को कहते हैं टू डाई इन हार्नेस। 18 नंबर द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट माने मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। इंटेलिजेंट बुद्धिमान नहीं होता है। एनर्जेटिक ऊर्जावान नहीं होता। मॉडेस्ट विनम्र नहीं होता है। इंडस्ट्रियस माने परिश्रमी होता है। तो इंडस्ट्रियस चूंकि ये ऐसा शब्द है जिसमें इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सभी बनते हैं, तो उद्यम होता है। उद्यम का एक अर्थ होता है श्रम, और श्रम का मतलब जो श्रम करने वाला होता है उसको इंडस्ट्रियस बोलते हैं, यानी श्रम का मतलब मेहनत, यानी मेहनती परिश्रमी, इसलिए डिलीजेंट माने परिश्रमी। तो इंडस्ट्रियस माने भी होता है परिश्रमी, ऑप्शन डी यहाँ पर। देखो इनमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी इन्हें कवर कर पाएंगे। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें से कह रहा है कि इसमें कौन सा वर्ड एरर है। कैटल्स एरर है कि आर या इन या द। सभी जानते हैं कैटल का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, यही वर्ड आपका प्लूरल और सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। फ़र्क ये होता है कि अगर वो सिंगुलर है, ठीक है, सॉरी, चूँकि वो ऑलरेडी आपका प्लूरल ही होता है, प्लूरल ही होता है, सिंगुलर होता नहीं कैटल, इसलिए उसके साथ वर्ब तो आर परमानेंट आती है, पर एस नहीं लगता, क्योंकि वो जैसे पीपुल होता है, पीपुल ऑल टाइम प्लूरल होता है, एस नहीं लगता, इसलिए कैटल ऑल टाइम प्लूरल होता है। तो फिर आपका यही शब्द गलत है, ऑप्शन ए सेलेक्ट करना है। इसके बाद 20, द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी माने विवाद होता है, फाइट माने लड़ाई होती है, एग्रीमेंट माने सहमति होती है, सिनोनिम लेना है आपको, और रेजोल्यूशन माने संकल्प होता है। तो कंट्रोवर्सी एक केवल विवाद होता है किसी चीज़ में, जरूरी नहीं है कि मारपीट हो, फाइट हो, नहीं तो फाइट है नहीं, एग्रीमेंट होगा नहीं, रेजोल्यूशन का कोई चांस नहीं, इसलिए डिस्प्यूट, डिस्प्यूट माने होता है विवाद। तो आपका ऑप्शन सी। इसके बाद चलिए 22, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, ये भी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये क्लियर आपको बता दिया जाएगा। धनी लोगों के द्वारा सरकार जो बनाई जाती है उसको अरिस्टोक्रेसी नहीं कहते हैं। अरिस्टोक्रेसी होता है कुलीन तंत्र, श्रेष्ठ जनों की सरकार को, जो संभ्रांत नागरिक होते हैं उनकी सरकार को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, तो ये आपका यहाँ पर नहीं है। ब्यूरोक्रेसी माने अफसरशाही, ऑटोक्रेसी माने तानाशाही, यानी एक व्यक्ति का सरकार, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। प्लूटोक्रेसी माने होता है धनिक तंत्र, धनवान लोगों की सरकार। तो आपका ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद 23, फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स पिछले साल का क्वेश्चन,
ये तो 24 का है, ये तो 23 का है, जिसमें से पॉइंट आउट बहुत बच्चे पोएम्स वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन इसको करने में काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। देखिए, पॉइंट आउट माने होता है वर्णन करना, तो वर्णन करने को यहाँ पर एब्यूज़ कहते नहीं, इसलिए गलत। क्राई आउट, ये भी गलत। टू थिंक ऑफ, ये भी गलत। टू टेल माने बताना या किसी चीज़ का वर्णन करना। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है 24, द सिनोनिम ऑफ जीलस। जीलस माने ईर्ष्यालु होता है, और इसका देना सिनोनिम, तो ये जीलस माने उत्साह होता है, ए ऑप्शन पर, इसलिए गलत है। कैलस माने निर्दयी होता है, क्रूएल, ये भी गलत है। एनवियस माने ईर्ष्यालु होता है, ये सही है। डेंजरस माने खतरनाक होता है, ये गलत है। तो यहाँ पर सिनोनिम देना था जीलस का एनवियस, ऑप्शन सी करेक्ट है। ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम। देखो, यहाँ पर भी कुछ डिफेक्ट है, पर यहाँ पर ये पता है कि बोर्ड ने कौन सा आंसर मानना है और कौन सा मान लेना चाहिए, कौन सा सही है। देखिए, जब ये परफेक्ट सेंस में होता है कि वह रामू को लंबे समय से जानता है, तो जब सिंस फॉर का यूज़ होता है तो ये यहाँ परफेक्ट स्ट्रक्चर बनता है, हैज़ नोन होना चाहिए, पर नहीं है। बड़ी मिस्टेक ये है कि पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी माना गया है, बोर्ड ने भी यही माना है। ये चूँकि मैच भी कर सकता है, लेकिन सिंस मैच नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन लेना है, ये सही, ये गलत है, यहाँ नहीं लेना। वो सब सही मानेंगे और सिंस गलत मानेंगे। द एंटोनिम ऑफ जस्टिस, कंफ्यूजिंग, अनजस्टिस वर्ड नहीं होता। मैल प्रैक्टिस माने कुप्रथा होता है, ये नहीं होगा। क्योंकि जस्टिस माने न्याय होता है, तो इनजस्टिस माने अन्याय होता है। और मालिस माने द्वेष या बुराई होती है, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन सही है बी। जस्टिस माने न्याय, इनजस्टिस माने अन्याय, अनजस्टिस कोई वर्ड नहीं है। मैल प्रैक्टिस माने कुप्रथा, मालिस माने द्वेष या बुराई, तो ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। द सिनोनिम ऑफ सेवर इज नाइस, एक्यूट या क्यूरियस या एक्सीडेंट, इनमें से कौन सा सही है? नाइस, एक्यूट, क्यूरियस, एक्सीडेंटल, इसका सिनोनिम बताना है सेवर का। तो चलते हैं फिर, आज की पीपीटी आपकी पूरी हो गई है। आप लोग क्लास को लाइक कर दें तो फिर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, लेकिन लाइक नहीं करेंगे तब तक मैं ऑफ़ करूँगा नहीं। और मैं वेट कर रहा हूँ कि लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मैं क्लास को आप करूँगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। और तो मेरी समझ में शायद आपने सब्सक्राइब कर लिया है और लाइक भी कर दिया है, शेयर बाद में कर दीजिएगा। तो तब तक फिर मैं अब क्लास को ऑफ करता हूँ, और अब आपका जो हक बनता है थैंक यू का, क्योंकि आपने इतनी देर तक देखा, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसी ही बेहतरीन क्लास में फिर से किसी दिन। तो चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा और बेल आइकन की प्रेस करके रखिए, ऑल नोटिफिकेशन अलाउ करके रखिए, ताकि जब भी क्लास आए तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो मिलते हैं फिर किसी दिन, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।